हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों आज है 11 जनवरी और आज की वीडियो में हम 11 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सभी लोग टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष रहे केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश के। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन पत्र दिया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी कैंट को। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की यानी कि जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी GK के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर किया है। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो अभी जो है यूपी में यूपी ग्लोबल सिटी नाम से एक अभियान शुरू किया गया है। अगला है, भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 भारत के किस शहर में शुरू हुआ? तो ये अहमदाबाद में शुरू हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, भारत के किस राज्य में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र अगले साल यानी 2024 में शुरू हो जाएगा? तो ये शुरू हो जाएगा ओडिशा में, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो रहमान राही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ये कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। अगला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? तो भारत से कितने 242 जिलों में ये आयोजित किया जा रहा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला। अगला है, G20 की पहली ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बैठक ये किस शहर में शुरू हुई? तो ये जो है कोलकाता में शुरू हुई है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, सुरेंद्र चावला। दोस्तों हाल ही में जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है इसके नए MD और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो सुरेंद्र चावला को नियुक्त किया गया है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने ये नियुक्ति की है। इनकी जो नियुक्ति है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी कि PPBL की लीडरशिप टीम को मजबूत करने और टेक्नोलॉजी क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। जो ये सुरेंद्र चावला हैं इनकी नियुक्ति 3 साल के कार्यकाल के लिए की गई है। जो सुरेंद्र चावला हैं इन्होंने HDFC बैंक में प्रमुख वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर लगभग 12 वर्ष बिताए हैं और साथ ही वह RBL बैंक के साथ भी जुड़े थे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है इसके MD और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो सुरेंद्र चावला को नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पेटीएम पेमेंट बैंक ये क्या है? तो आप लोगों ने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 197 कम्युनिकेशन, तो ये क्या है? ये जो है पेटीएम, आपने नाम सुना होगा, पेटीएम की ये मूल इकाई है। यानी सबसे पहले जो स्थापना हुई 197 कम्युनिकेशन की हुई और इसके बाद जो है ये जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गई, इसके अलावा पेटीएम मॉल हो गई, इसके अलावा पेटीएम हो गया, पेटीएम मनी हो गया, पेटीएम इंश्योरेंस हो गया, ये सभी क्या है? तो ये जो है जो 197 कम्युनिकेशंस है इसी की इकाई है, यानी बाद में इन सभी की जो है स्थापना की गई। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से जो पेटीएम है या 197 जो कम्युनिकेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो आप ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 197 कम्युनिकेशंस। और 197 कम्युनिकेशंस क्या है? तो ये आप लोग यहाँ पे समझे होंगे, जो पेटीएम है ये पेटीएम की मूल कंपनी है, मूल इकाई है जिसके तहत बाद में पेटीएम को विकसित किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। और इसके संस्थापक कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पेटीएम पूछा जाए या 197 कम्युनिकेशंस पूछा जाए तो इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो है विजय शेखर शर्मा, इनका नाम ध्यान रखेंगे। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो साल 2000 में इसकी स्थापना की गई थी।
ये बात भी यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अगला है, यूपी के किस जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम अब जल्द ही बदल जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा देवरिया। दोस्तों यूपी के देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम, देखिए देवरिया जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे तेलिया अफगान एक गांव है, इसका नाम अब बदल दिया जाएगा और इसका नाम अब जो है क्या किया जाएगा? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार की सिफारिशों के बाद गांव का नाम बदलने पर अपनी सहमति दी है। इस गांव को बोलचाल की भाषा में तेलिया शुक्ल नाम से ही जाना जाता है, मगर राजस्व अभिलेखों में तेलिया अफगान दर्ज था। अब सरकारी दस्तावेजों में भी गांव का जो नाम है वो तेलिया शुक्ल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो यूपी का देवरिया जिला है यहाँ पे तेलिया अफगान नाम से गाँव है, इसका नाम अभी बदला गया है और अभी जो इसका नाम है वो सभी सरकारी दस्तावेजों में क्या हो जाएगा? तो तेलिया शुक्ल इसका नाम कर दिया जाएगा इस गांव का। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर आपसे पूछा जाता है कि तेलिया अफगान गांव का नाम बदल करके क्या किया गया, तो तेलिया शुक्ल इसका नाम किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन विभाग द्वारा इंडियन स्कीमर पक्षी को संरक्षण दिया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रयागराज में। दोस्तों जो पक्षी है, एक प्रजाति क्या है? इंडियन स्कीमर नाम का एक पक्षी है, एक प्रजाति है। तो ये जो प्रजाति है ये विलुप्त होती जा रही है। इसी को चलते यानी कि इसको संरक्षित करने के लिए प्रयागराज में अब वन विभाग ने एक पहल की है। इसके तहत वन विभाग गंगा तट और कछारी क्षेत्रों के पास बसे गांवों के लोगों को इन पक्षियों के प्रति जागरूक करने में लगा है। इनके अंडों को गंगा की रेती में संरक्षित करने की तैयारी की है। इनकी प्रजाति को बचाने के लिए BNHS यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जैसी बड़ी संस्थाएं प्रयास कर रही हैं। तो एक प्रजाति है पक्षी की इंडियन स्कीमर, ये जो प्रजाति है ये तेजी से विलुप्त हो रही है, विलुप्त के कगार पे है। तो इसी को संरक्षित करने के लिए, इसी को बचाने के लिए प्रयागराज जो है उसने एक पहल की है। प्रयागराज में जो वन विभाग है तो यहाँ पर जो है क्या किया जाएगा? तो प्रयागराज में जो है इसे संरक्षित किया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे जो प्रजाति है कौन सी है? इंडियन स्कीमर नाम की, इसको जो है प्रयागराज में संरक्षित किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित दिग्गज खिलाड़ी गैरेथ बेल ने संन्यास ले लिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉलर। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये कौन है? गैरेथ बेल, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। वेल्स के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी गैरेथ बेल ने हाल ही में संन्यास का ऐलान किया है और महज 33 साल की उम्र में इन्होंने क्लब और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया। वेल यानी गैरेथ बेल जो है ये वेल्स के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने अपने देश के लिए रिकॉर्ड मैच खेले और गोल करने के मामले में भी कई सारे इन्होंने रिकॉर्ड बनाए। बेल ने 5 चैंपियंस लीग खिताब, 3 स्पेनिश लीग खिताब और 1 कोपा डेल रे और 1 लीग कप खिताब जीता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि गैरेथ बेल ये कौन है? तो ये खेल से संबंधित है। अगर आपसे ये पूछा जाए किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है एक फुटबॉल खिलाड़ी है, ठीक है। और अभी इन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। हैं कहाँ के? तो वेल्स के ये दिग्गज खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में टेनिस से संन्यास का ऐलान किया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सानिया मिर्जा। और इनको आप जानते होंगे, ऑप्शन ये यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं, ये सानिया मिर्जा हैं जिन्होंने अभी टेनिस से संन्यास का ऐलान कर दिया है। दोस्तों 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने अभी जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद वो टेनिस को अलविदा कह देंगी। अपने करियर में सानिया ने कई खिताब और सम्मान अपने नाम किए हैं। उन्हें साल 2004 में अर्जुन अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2016 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये 4 जो अवार्ड हैं इनके नाम ध्यान रखेंगे। इन्हें जो है 2004 में अर्जुन अवार्ड दिया गया, 2006 में पद्मश्री, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वह डबल्स में साल 2016 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, 2015 का विंबलडन, 2015 का US ओपन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। वहीं साल 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2012 में फ्रेंच ओपन, 2014 का US ओपन के मिक्स्ड डबल का उन्होंने खिताब जीता है। तो ये सारे जो अवार्ड हैं, जो खिताब हैं, वो सानिया मिर्जा के नाम पे हैं। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने अभी जो है टेनिस से संन्यास की घोषणा की है और ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो दुबई टेनिस चैंपियनशिप होगी उसके बाद ये टेनिस को जो है
अलविदा कह देंगी, यानी इन्होंने संन्यास ये ले लेंगी। तो आने वाले कुछ ही महीनों में ये संन्यास ले लेंगी। तो इनसे संबंधित आप ध्यान रखेंगे अवार्ड, क्योंकि अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो इन्हें अर्जुन अवार्ड कब दिया गया, पद्मश्री, पद्म भूषण हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गया, ये सारे। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 का इन्होंने जीता, 2015 का विंबलडन ओपन जीता। इस तरीके से ये सारे जो अवार्ड हैं, जो सम्मान हैं, वो इनसे रिलेटेड आप ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सचिन तेंदुलकर के एक रिकॉर्ड की बराबरी की है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, विराट कोहली ने। दोस्तों विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में शानदार शतक जड़ा। इसके साथ उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 73 शतक हो गए हैं। इससे पहले कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 72 शतक लगाए थे और श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में जड़ा शानदार शतक उनकी करियर का 73वां शतक है। यानी कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो विराट कोहली हैं, इनके कितने शतक हो गए हैं, तो 73 इनके शतक हो गए। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, एक रिकॉर्ड भी जो सचिन तेंदुलकर के नाम पे था, उनकी बराबरी कर ली है। साथ ही वनडे क्रिकेट में उनका ये 45वां शतक है। इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा यानी कि 100 शतक लगाने वाले भारत के ही सचिन तेंदुलकर के एक रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पे सचिन तेंदुलकर के नाम पे क्या रिकॉर्ड था जिसकी बराबरी विराट कोहली ने की है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो सचिन तेंदुलकर हैं उन्होंने भारत की ज़मीन पर ही अब तक 20 शतक लगाए हैं। वहीं जो कोहली हैं उन्होंने इंडिया में अब तक 19 शतक लगाए थे और श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने जो शतक लगाया तो ये उनका जो है 20वां शतक था। तो कुल मिलाकर के इस मामले में जो विराट कोहली हैं उन्होंने सचिन तेंदुलकर के एक रिकॉर्ड की बराबरी की है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे जो विराट कोहली हैं इनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल कितने शतक हो गए हैं, तो 73 शतक हो गए हैं। इसके अलावा एक और ध्यान रखेंगे कि वनडे क्रिकेट में इनके कितने शतक हो गए हैं, तो 45 इनके वनडे क्रिकेट में शतक हो गए हैं। दोस्तों आपको अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन कराया था, वो आपको ध्यान रखना है कि भारत के सबसे तेज गेंदबाज जो है कौन बन गए हैं। तो याद होगा आपको, उमरान मलिक जो है ये भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं और इन्होंने अभी जो रिकॉर्ड बनाया है वो कितने स्पीड के साथ इन्होंने गेंद फेंकी थी, तो आपको याद होगा 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्होंने गेंद फेंकी थी और उनका जो नाम है वो इस रिकॉर्ड में सबसे ऊपर पहुंचा। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, क्या नाम है, उमरान मलिक। उमरान मलिक इनका नाम है और ये भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं, यानी सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज हो गए। अगला है, पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक में। पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ये मनाया जाता है। उनकी मूल्यों, शिक्षाओं और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष देश के मेधावी युवाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय विकास की ओर प्रेरित करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो हर साल ये 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इस बार जो राष्ट्रीय युवा दिवस है इस मौके पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है और ये 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव होगा, जिसका शुभारंभ कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के हुबली में इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यह मनाया जाता है। यहीं से दोस्तों एक और दिवस याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस वो कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो आपको ध्यान रखना है 12 अगस्त को और राष्ट्रीय युवा दिवस तो आपको ध्यान रखना है 12 जनवरी को। अगला है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस जो है ये हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस दुनिया भर में भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस उस दिन के सम्मान में मनाया जाता है जब भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार बोली गई थी। वर्ष 1975 में नागपुर में पहली बार
विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और तब से प्रतिवर्ष दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे। इस साल की जो हिंदी दिवस की थीम है वो क्या है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले, ये जो है साल 2023 की थीम रही है हिंदी दिवस की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हर साल विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को ये मनाया जाता है। अगला है, क्रिकेटर ड्वेन प्रेटोरियस ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये कौन है, तो ये क्रिकेटर हैं ड्वेन प्रेटोरियस, जो कि किस देश से हैं, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर ड्वेन प्रेटोरियस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 60 मैच खेलते हुए 77 विकेट हासिल किए थे और साथ ही 536 रन इन्होंने बनाए थे। वह आईपीएल में सीएसके जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं। इसके अलावा प्रेटोरियस 30 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं, जिसमें वह 35 विकेट और 261 रन बना चुके हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में ड्वेन प्रेटोरियस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंधित है, किस देश के खिलाड़ी है, तो साउथ अफ्रीका के हैं। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि हाल ही में ड्वेन प्रेटोरियस ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे ये एक क्रिकेटर है, क्रिकेट से ये संबंधित है और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अगला है, इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु में। दोस्तों 15 जनवरी 2023 को जो 75वां सेना दिवस समारोह है, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा और ये पहली बार है जब ये कार्यक्रम देश की राजधानी के बाहर आयोजित किया जा रहा है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर बार ये देश की राजधानी में आयोजित होता है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा है जब ये राजधानी से बाहर कहीं आयोजित किया जा रहा है। मेजर जनरल रवि मुरुगन जीओसी कर्नाटक और केरल के उप क्षेत्र ने बताया कि यह दक्षिण भारतीय लोगों के लिए भारतीय सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने का एक अवसर होगा। तो ध्यान रखेंगे कि जो 75वां सेना दिवस समारोह है ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो बेंगलुरु में ये आयोजित किया जाएगा और कब होगा, तो 15 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो दोस्तों ये थे 11 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू हुआ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट था तो वो था ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, केरल में, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।